नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको उन महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देंगे जो देश के अलग अलग राज्यों की कैबिनेट बैठकों में लिए गए हैं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान की कैबिनेट बैठक की। इन बैठकों में किन योजनाओं को मंजूरी मिली, किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इन फैसलों से आम जनता को कैसे लाभ होगा। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हाल ही में कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ। इसमें 56,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जबलपुर प्रवास के दौरान मध्य प्रदेश को जबलपुर भोपाल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सहित लगभग 73,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने श्री महाकालेश्वर उज्जैन इंदौर पीथमपुर के बीच मेट्रो कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने परामर्श शुल्क को स्वीकृति दी है। साथ ही प्रदेश में 100 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना एवं 60 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना कैप्टिव मोड पर स्थापित करने का अनुमोदन किया है। पुलिस के लिए 25,000 टैबलेट खरीदे जाएंगे। साथ ही कोर्ट के लिए 610 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। न्याय विभाग में 610 नए पदों की स्वीकृति, नवीन ऊर्जा परियोजनाओं का अनुमोदन, 4,000 मेगावाट बिजली खरीद परियोजनाओं का निर्णय, पुलिस कर्मियों के लिए 25,000 टैबलेट खरीदने की मंजूरी, गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक अवकाश घोषित, उज्जैन इंदौर पीथमपुर मेट्रो कॉरिडोर की तैयारी। मंत्रालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उज्जैन इंदौर पीथमपुर मेट्रो लाइन के प्रथम चरण में श्री महाकालेश्वर उज्जैन से लवकुश चौराहे इंदौर तक एवं द्वितीय चरण में लवकुश चौराहे से पीथमपुर तक मेट्रो रेल परियोजनाओं की डीपीआर बनाने के कार्य के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को परामर्श शुल्क 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर की दर से जीएसटी के अनुसार देने का अनुमोदन किया गया है। इस तरह करीब 84 किलोमीटर में मेट्रो चलाने की डीपीआर डीएमआरसी बनाएगी। एक मेट्रो का, जैसे मैंने पहले भी कहा आपसे कि मेट्रो का सपना हमारा सिर्फ इंदौर का नहीं है। इंदौर को उज्जैन से जोड़ना, इंदौर को पीथमपुर से जोड़ना, इस दिशा में हम काम करेंगे। इंदौर से देवास को जोड़ना, इंदौर से ऐसे भोपाल को भी होशंगाबाद से जोड़ना, नर्मदापुरम से जोड़ना, विदिशा से जोड़ना, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। तो अभी इंदौर में हमने प्रारंभ किया है। महाकालेश्वर उज्जैन से लेकर पीथमपुर, इसका एक सर्वे प्रारंभ किया है। इसके हमने चूँकि हमने ये दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन को दिया है ये सर्वे का काम, तो हमने वो डीपीआर बना रहे हैं। अभी डीपीआर बना रहे हैं तो लगभग 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बना रहे हैं, क्योंकि भारत शासन का उपक्रम है और हमने अन्य राज्यों में भी देखा उससे सबसे कम रेट है इनके, तो हमने बिना टेंडर के इनको दिया है। तो इसलिए हमारे विभाग ने आज कैबिनेट से इसकी अनुमति ली है। और यह जी ये लगभग उज्जैन है हमारा 60 किलोमीटर और वहाँ से पीथमपुर, तो ये होगा लगभग 84 किलोमीटर। है जी, महाकाल से पीथमपुर मेट्रो। हाँ, महाकाल से इंदौर, इंदौर से पीथमपुर। हाँ, तो एक तरफ पर्यटक, धार्मिक पर्यटक स्थल हो गया, एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र। कब तक का टारगेट है ये? हमने सोचा था कि सिंगस तक हो जाए, बाकी संभावना नहीं हो। हाँ, तो पर इसकी डीपीआर तो बन जाएगी अभी। कैबिनेट ने प्रदेश में पुलिस के लिए ई विवेचना के लिए 25,000 टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राशि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS प्रोजेक्ट के सतत क्रियान्वयन एवं संचालन के लिए 5 वर्षों के लिए स्वीकृत 102 करोड़ 88 लाख रुपए की योजना में जुड़ेगी, जिसके बाद संशोधित विस्तारित योजनाओं की कुल राशि 177 करोड़ 87 लाख 51 हजार रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि सभी पुलिस थानों में CCTNS प्रोजेक्ट 2012 से स्वीकृत हैं।
नए चरण में सभी विवेचना अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिया जाता है, जिससे मौके पर समस्त कार्रवाई हो सके। इसके लिए ई विवेचना ऐप बनाया गया है। प्रथम चरण में 1732 टैबलेट खरीदे गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक बहुत अच्छा निर्णय आज गृह विभाग ने लिया है। आप सभी जानते हैं कि मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। मैं जापान गया था आज से 10 साल पहले, तो वहाँ थाने के अंदर कोई डायरी नहीं थी, कोई पेन नहीं था, और मैंने थाने का अवलोकन किया तो सब लोग वहाँ फ़ोन और कंप्यूटर पे काम करते थे 10 साल पहले जापान में। तो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ ऐसी स्थिति कब आएगी, और मुझे गर्व है कि हमारी सरकार ने इस दिशा में निर्णय लिया है। और अब प्रदेश के सभी थाने में CCNTS प्रोजेक्ट 212 की स्वीकृति दे दिया, और उसके अंतर्गत अब छोटे लैपटॉप, अब जब जो हमारा पुलिस अधिकारी, जो जांच अधिकारी होता है, वो जांच करने जाएगा तो साथ में लैपटॉप लेकर जाएगा। उस लैपटॉप में सुविधा होगी कि वो फ़ोटो खींच सकेगा, वो वीडियो बना सकेगा। स्थल निरीक्षण का बेचारा वो नाप लेता है, दाएं बाएं पूरब पश्चिम करता है। अब पूरा उस लैपटॉप में वीडियो के माध्यम से वो ले लेगा, और सारी रिपोर्ट उसके अंदर लिख लेगा। उसके लिए हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की है। तो जितने भी ऐसे जांच अधिकारी होंगे थाने, उनके पास सरकार लैपटॉप उनको प्रदान कर रही है। और ये टेबलेट जो है वो हमेशा हाँ, उसमें GPS होगा, और वो सब थानों से आपस में कनेक्ट भी होगा। हाँ, मतलब ऐसा है कि यदि कहीं कोई गाड़ी चोरी चली गई, उसने रिपोर्ट लिखी तो जिले के सब थानों में अपने आप वो चले जाएगी, और फिर वो गाड़ी चोरी शहर के बाहर निकले इसके पहले पकड़ी जा सकती है। दूसरे शहर को भी हम भेज सकते हैं। तो एक तरीके से ये पुलिस की अनुसंधान में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और इसमें हम लोग टैबलेट, मेरे मुंह से लैपटॉप निकल गया ना, हाँ टैबलेट, तो ये लगभग 1732 टैबलेट खरीदे जा रहे हैं। और इसके लिए जी, और लगभग इसका जो टारगेट है 25,000 खरीदने का प्रस्ताव है। पर अभी मिसयूज ना हो को लेकर के कोई प्रावधान किया है? देखिए, उसमें सॉफ्टवेयर ऐसे डालेंगे कि वो सिर्फ उससे संबंधित ही होगा। उसमें सॉफ्टवेयर इस प्रकार के होंगे। अभी इसको हम चरणों में कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ लाएंगे तो कुछ ऐसे हैं जो नेटवर्क एक्सेस नहीं है भाई, कहीं पर नेटवर्क एक्सेस नहीं है। पहले मैंने बताया ना, 1732 टैबलेट अभी खरीदे जा रहे हैं फर्स्ट में, और हमें 25,000 का इसका टारगेट है। क्रमवार हम प्रशिक्षण भी देंगे, क्योंकि हर किसी के हाथ में टैबलेट दे दें और वो टैबलेट लेके घूमो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखेंगे। जैसे जैसे ट्रेंड होते जाएंगे वैसे वैसे टैबलेट लाते जाएंगे, और लगभग 25,000 टैबलेट हम लाने वाले हैं। राज्य कैबिनेट ने प्रति न्यायालय एक अभियोजक की नई नीति को मंजूरी दी है। इस व्यवस्था से अदालतों में मामलों की सुनवाई तेज हो सकेगी। अक्सर अदालतों से यह शिकायत सामने आती थी कि सरकारी अभियोजकों की कमी के कारण सुनवाई की तारीखें बार बार आगे बढ़ जाती हैं। अब इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कुल 610 पदों के सृजन का निर्णय लिया है। इनमें 185 अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी, 100 सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सहित विभिन्न श्रेणियों के पद शामिल हैं। सरकार के अनुसार इन नियुक्तियों पर लगभग 60 करोड़ 24 लाख रुपए से अधिक का वार्षिक व्यय आएगा। ये 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर, इसमें आप सभी जानते हैं कि अतिरिक्त लोक अभियोजक, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी, इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे केसों की संख्या बढ़ रही है, और ये जो APO और DPO होते हैं, इनकी संख्या कम है। तो कई बार उनके अनुपस्थित से केस हार जाते हैं, कई बार तारीख आगे बढ़ जाती है, तो न्याय प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। तो न्याय शीघ्र मिले लोगों को, इस दिशा में आज सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि 1 कोर्ट 1 प्रोसिक्यूटर, एवरी कोर्ट, हर कोर्ट के अंदर एक प्रोसिक्यूटर होगा। तो अब
लोगों को न्याय भी जल्दी मिलेगा और हमारा जो न्याय प्रक्रिया में जो लोग हमेशा न्यायालय की शिकायत रहती है कि आपके सरकारी वकील उपस्थित नहीं होते, हमें तारीख आगे बढ़ाना होती है। मुझे लगता है कि न्यायपालिका की भी ये मांग थी और समाज की भी एक आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए हमने अतिरिक्त लोक अभियोजन के 185, अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के 225, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के 100 और सहायक कर्मचारी 70, इस प्रकार कुल 610 कर्मचारियों के पद सृजन किए, जिसमें 60,24,72,000 रुपये का व्यय आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में नवकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई विभाग करीब 160 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में 100 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट और 60 मेगावाट के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस पहल से न केवल जल आपूर्ति योजनाओं को सुचारू ऊर्जा उपलब्ध होगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के सभी सरकारी और निजी ताप विद्युत गृहों में कोयले की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में की जाएगी, ताकि उनकी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग हो सके। मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे विद्यमान तापगृह हैं, चाहे वो सरकार के हों चाहे प्राइवेट हों, उनका हम मैक्सिमम उपयोग कर सकें। मैक्सिमम उपयोग करने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी, तो हम सुनिश्चित करेंगे कि वो कोयला उनके पास तक पहुंच सके, वह कोयला उनके पास तक पहुंच सके। तो इसलिए भारत शासन के माध्यम से हम बात करके और जितनी भी हमारी क्षमता है उस क्षमता को हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि इसको बोलते हैं ग्रीन शू प्रोजेक्ट। अभी मेरे को नया मैं पूछ रहा था कि व्हाट इज़ ग्रीन शू, तो बताया गया है कि जो गैप होती है उसको भरने का काम जो करता है उसको ग्रीन शू कहते हैं। तो ये ग्रीन शू योजना हम ला रहे हैं अभी और ऊर्जा विभाग की, और इसलिए अधिकतम जितनी भी हमारी क्षमता उसका उपयोग करना और उसके लिए कोयले का संग्रहण करना, ये हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि हमारी जितनी भी क्षमता है उसको हम पूरी कर सकें और बिजली हमें पर्याप्त मिल सके। मध्य प्रदेश जल निगम द्वारा 35,000 से अधिक ग्रामों के 75 लाख परिवारों को पेयजल 60,786 करोड़ रुपए की लागत से 147 समूह ग्राम पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त परियोजनाओं के लिए निजी भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वयन के लिए 24 मार्च 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा सैद्धांतिक सहमति दी गई है। मध्य प्रदेश जल निगम जो सामूहिक रूप से गांव के अंदर प्रत्येक नल जल योजना, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर में नल से जल, और वह भी जल साफ जल, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीमारियां 50% पानी के कारण होती है, ये WHO का एक मार्गदर्शन है। तो पानी अच्छा मिले, स्वच्छ मिले और शुद्ध मिले, तो गांव में इसकी हमेशा समस्या रहती थी। तो ये जो नल जल महत्व की योजना जो प्रधानमंत्री जी की है, जल जीवन योजना, ये जल जीवन योजना में अब हम उसके लिए बिजली की आवश्यकता होगी। तो एक बड़ा अच्छा पीएचई विभाग का हमारे पास प्रस्ताव आया आज कैबिनेट में कि वे खुद का सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, और जहाँ जहाँ संभावना है वहाँ पवन ऊर्जा के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। तो पवन ऊर्जा और सोलर पावर दोनों के लिए हम काम करना चाहते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आया है। कम से कम 100 मेगावाट बिजली का वो उत्पादन करेंगे, और जितनी भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी ये 100 मेगावाट की, वह नहीं सॉरी 100 और 60, 100 मेगावाट सोलर से और 60 पवन ऊर्जा से। इसके लिए अभी बजट की बात तो नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों को इसमें पार्टिसिपेशन करेंगे और वो लगाएंगे और हमें देंगे। अब ये तो एक टेंटेटिव अप्रूव किया है ये, अब इसके ऊपर भविष्य में प्लान बनेगा। साथ ही नई ताप विद्युत परियोजनाओं से 4000 मेगावाट बिजली खरीदने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने
प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया के तहत 3 कंपनियों का चयन किया है। इनमें क्रमशः 800 मेगावाट, 1600 मेगावाट और 800 मेगावाट बिजली खरीदी जाएगी। इसके अलावा निविदा में तय ग्रीन शू प्रावधान के तहत अतिरिक्त 800 मेगावाट बिजली भी ली जाएगी। इस फैसले के बाद एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को आगे की कार्रवाई करने के लिए और विद्युत नियामक आयोग के पास टैरिफ दर स्वीकृत करने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है। अब बात करेंगे राजस्थान कैबिनेट बैठक की, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। इसमें टोल कम करने से लेकर 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बैठक में तय हुआ कि अब बेवजह मछली को मारना अपराध की श्रेणी में आएगा। इस कैबिनेट मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस ब्रीफिंग कर कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान की कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट, युवाओं के लिए उद्यमिता योजना, एयरो स्पोर्ट्स और पर्यटन नीति, टॉक रोड पर विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, सोलर पावर प्लांट योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, राजस्थान मत्स्य अधिनियम में संशोधन, टोल प्रणाली में संशोधन, विस्थापितों के लिए विशेष अनुग्रह राशि, ओबीसी आरक्षण सर्वेक्षण और निर्वाचन सुधार, पीजी मेडिकल संस्थान एम्स में अपग्रेड करना, बेकार पड़ी हवाई पट्टियों को लीज पर देने का निर्णय, भूमि आवंटन की नई नीति मंजूर। कैबिनेट बैठक में विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत 2047 परिकल्पना के अनुरूप है। इसमें वर्ष 2030 तक राजस्थान की $350 बिलियन और वर्ष 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 तक का विजन डॉक्यूमेंट आज अप्रूव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए जब राष्ट्र 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, उसी की तर्ज पर, उसी राह पर, उसी विजन पर राजस्थान भी माइलस्टोन से पार करते हुए जो लक्ष्य हर साल के हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए 2047 तक विकसित राजस्थान बने, उसके लिए एक नक्शा बना है। ये रोड मैप नीति आयोग और विशेषज्ञों के साथ, सभी जो विभाग हैं उन सब के विशेषज्ञों के साथ बैठकर ये बनाया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर राजस्थान वर्ष 2030 तक $350 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ की इकोनॉमी से ऊपर इसकी अर्थव्यवस्था पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और 2047 तक $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट के अनुरूप 13 सेक्टर जैसे टूरिज्म हुआ, हॉस्पिटैलिटी हुआ, इंडस्ट्री हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, एजुकेशन हुआ, स्किल, ये ऐसे 13 सेक्टर और 45 डिपार्टमेंट्स के इनपुट इसके अंदर लिए गए हैं और उन सब के अंदर इसमें काम होगा। इस दस्तावेज में 100% साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास, आधुनिक परिवहन, पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को विशेष प्राथमिकता दी गई है। विभाग अपनी अपनी कार्य योजना वर्षवार बनाएंगे और वित्तीय संसाधनों का आकलन कर क्रियान्वयन करेंगे। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कैबिनेट ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को मार्जिन मनी और कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसके लिए भजनलाल जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सब बढ़ें, उसके लिए
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को आज अप्रूवल दिया है। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, इस युवा प्रोत्साहन योजना के अंदर हमारे युवाओं को अपना खुद का व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेंगी। जो हमारे पारंपरिक जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो व्यवसायी हैं, जो ट्रेडिंग में काम करते हैं, जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको बढ़ोतरी मिलेगी और इससे लोकल जॉब क्रिएट होंगे। हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। इसके लिए तकरीबन 150 करोड़ का बजट रखा गया है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा। ऋण पर 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। इससे युवा अपने नए उद्यम स्थापित कर सकेंगे या पहले से चल रहे उद्यम का विस्तार कर सकेंगे। पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूर दी गई है। इस नीति के तहत भूमि का लीज शुल्क 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष और कंसेशन शुल्क 6 लाख रुपए प्रति एयर स्ट्रिप प्रति वर्ष तय किया गया है। लीज अवधि अधिकतम 20 वर्ष होगी और अधिकतम 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस नीति से एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे। राजवर्धन सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने जयपुर के B2 बाईपास पर स्थित 95 एकड़ भूमि पर राजस्थान मंडपम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और IT टावर के निर्माण को मंजूरी दी है। यह काम NBC इंडिया लिमिटेड के जरिए होगा। कुल लागत 3700 करोड़ रुपए है, जिसमें 635 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। परियोजना की अवधि 30 माह तय की गई है। हमारे बहुत से साथी हैं जो एक्सप्रेस हाईवेज पर चलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलते हैं। उनके लिए एक अच्छी खबर है। इस कैबिनेट बैठक के अंदर माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने निर्णय लिया है कि कम टोल, तेज रफ्तार और उससे राजस्थान को 100% फायदा, ऐसा निर्णय वहां पे लिया गया है। राजस्थान कैबिनेट ने एक्सप्रेस टोल रूल 2015 को अमेंड करा है और अब जनता के लिए टोल चार्जेस कम होंगे, उससे डायरेक्ट सेविंग होगी। एक्सप्रेस हाईवे के प्रोजेक्ट तेज रफ्तार से लगेंगे, जिससे सड़कों का निर्माण भी बहुत तेजी से होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखते हुए और आत्मनिर्भर भारत का एक हिस्सा बने, ये निर्णय लिया गया है। जयपुर के अंदर एक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। ये नए राजस्थान की तस्वीर है जो पूरे भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया देखेगी। न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स के लिए यहां पर दुनिया भर के लोग आए, ऐसा राजस्थान हमें बनाना है। जयपुर के टोंक रोड पर तकरीबन 3500 करोड़ की लागत से एक मेगा प्रोजेक्ट को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। 7000 सीट का ये स्टेट ऑफ द आर्ट, बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कन्वेंशन सेंटर बनेगा। यहां पे 2 होटल होंगे, एक 5 सितारा, एक 4 स्टार। IT की टावर्स होंगी, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होंगे और इस प्रोजेक्ट को वही कंपनी बनाएगी जिसने दिल्ली का मंडपम बनाया है, जो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। राजस्थान मंडपम 25 एकड़ क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर के रूप में 2200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 7000 से 7500 होगी। इसके अलावा 15000 वर्ग मीटर भूमि पर यूनिट मॉल भी बनाया जाएगा। बैठक में राजस्थान राज्य राजमार्ग शुल्क नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है, ताकि एक्सप्रेसवे की शुल्क दरें केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुरूप हों। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी गई है। इसमें श्रमिकों का कार्य समय बढ़ाकर 12 घंटे तक करने, महिलाओं की सुरक्षा शर्तों और लिखित सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज
रिम्स जयपुर बनाने का निर्णय लिया गया है। यह संस्थान एम्स दिल्ली की तर्ज पर विकसित होगा और राज्य का एकमात्र पीजी स्तर का चिकित्सा संस्थान होगा। इसके जरिए सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा में नई संभावनाएं बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान की कैबिनेट में लिए गए निर्णय कहीं न कहीं दोनों प्रदेशों के विकास को गति देंगे, साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक होंगे। हालांकि कैबिनेट में पास हुए प्रस्ताव धरातल पर कब उतरेंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए कैबिनेट एनालिसिस में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।